तो सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम न्यूरोलॉजिकल विकार को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखते हैं। तो जो अब अगर आप सिलेबस को उठाते हैं तो यूनिट नंबर 8 में 3 जो हमारी बीमारियां हैं न्यूरोलॉजिकल की वो मेंशन है वहाँ पे। उसमें से एक है माइग्रेन, टेंशन हेडेक और एपिलेप्सी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले माइग्रेन से कि माइग्रेन क्या होता है उसको जानेंगे और कितने प्रकार का हो सकता है, ये कहाँ पे इसमें दर्द होता है ये हम देखते हैं। तो वर्ड फाइल में हम देख लेते हैं इसको। न्यूरोलॉजिकल विकार वे रोग हैं जो मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नसों को प्रभावित करते हैं। तो जो इन 3 चीज़ों से ही हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है और इन तीनों चीज़ों को यदि कोई रोग प्रभावित कर रहा है तो वो न्यूरोलॉजिकल उसमें आ जाएगा, उसकी श्रेणी में आ जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है माइग्रेन। इसमें माइग्रेन में क्या होता है इसको समझते हैं कि इसमें दर्द जो होता है सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसमें सिर में दर्द बहुत सीवियर होता है और अधिकतर एक तरफ सिर के वो दर्द होता है इसमें। तो जो दर्द है वो इसमें क्या है उसकी खासियत कि वो सिर के किसी एक हिस्से में वो दर्द होता है और वो बहुत सीवियर होता है। उसमें ये भी प्रतीत होता है कि जैसे कि मतलब कुछ वहाँ पे नसों में फड़कन सी या कुछ इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है वहाँ का दर्द। तो इसमें उल्टी भी आ सकती है, वॉमिटिंग की सेंसेशन, गिडीनेस हो सकती है, चक्कर से भी आ सकते हैं। और अधिकतर ऐसा पाया जाता है कि माइग्रेन वाले जो रोगी हैं उनको रोशनी से, तेज हवा से, तेज आवाज से भी परेशानी होती है जिस समय वो रोग की अवस्था में होते हैं। तो इसके लिए अब क्या हमारे और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसको अब पूरी तरह से जानते हैं हम। तो इसमें देखते हैं हम क्या है हमारे और सिम्टम्स। तो ये इस एक तो वजह इनकी क्या हो सकती है कि हार्मोनल चेंजेस, ये फीमेल्स में अधिकतर पाया जाता है। जैसे ऑनसेट जब होता है पीरियड्स का तब हो सकता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस हो रहा होता है, उसकी वजह से हो सकता है। या ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, नींद नहीं आ पा रही है सही से, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ एलर्जिक फूड हो सकते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तेज हवा, तेज आवाज, तेज तरीके की लाइट जो होती है वहां पे जाने से भी ये दर्द बढ़ सकता है या हो सकता है। और कुछ इसके जेनेटिक कॉजेज होते हैं। जेनेटिक कॉजेज मतलब कि अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं इनके। तो ये हमने देखे इनके कारण क्या है। अब हम इसके सिम्टम्स में पढ़ें तो क्या हमारे हैं कि बहुत ही तेज फड़कन वाला सिर दर्द होता है। सिर में ऐसा लगता है जैसे कि कोई नसें फड़क रही हों और एक ही तरफ अधिकतर ऐसा होता है कि या तो सीधे तरफ होगा या लेफ्ट साइड में होगा, एक तरफ को ज्यादा उसकी प्रेशर रहता है दर्द का। इस समय नौसिया मतलब मितली आ सकती है, उल्टी आ सकती है और लाइट और तेज आवाज से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसमें ये भी हो सकता है कि आंखों के सामने एकदम धुंधलापन सा आ जाए, चक्कर से आ जाए। तो यदि दर्द बढ़ जाता है तो इस अवस्था में आंखों के आगे धुंधलापन भी आ सकता है। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ तो ये बताया कि रिलीफ मेडिसिन हो, शांत वातावरण में रहें, स्ट्रेस को मैनेज करें, नींद आ जाए अच्छे से, वो सब की बात है। बाकी क्या है कि योग अगर अपनाए जीवन में और अपने आहार विहार को सही रखें तो ये बीमारी बिल्कुल सही से मैनेज करी जा सकती है। माइग्रेन का कहा जाता है कि कोई ऐसा इलाज पर्टिकुलर नहीं है। जब एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी आप जाते हैं माइग्रेन के लिए तो वहाँ पे भी आपको इतना कोई स्थायी अब इलाज वहाँ पे नहीं मिलता। मगर योग में इसका पूरा मैनेजमेंट हो सकता है। किस तरीके से हम अगर अपने आहार विहार, अपनी दिनचर्या पे वर्क करते हैं और अपने नियमित रूप से योग प्राणायाम ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम माइग्रेन जैसे दर्द को भी मैनेज कर सकते हैं आराम से।
तो इसका हमने अपने पूरा इसका स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमारी और भी इसमें क्रिया हो सकती हैं। इसमें जल नीति बहुत अच्छी फायदेमंद रहती है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं लेफ्ट और राइट साइड का ब्रेन जो है हमारा, उसका पूरा बैलेंस हो जाता है वहाँ पे उस अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। फिर हमारे यौगिक ऐसे आसन है जिसके द्वारा हमारे इसका दर्द का हम सही से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेंशन हेडेक, तनाव के कारण हो रहा हुआ सिर दर्द। तो ये किस वजह से, इसमें हमें दिख ही रहा है कि कोई तनाव ऐसा है। अब वो तनाव हमारा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, हमारी कोई मसल टेंशन भी हो सकती है नेक और हेड पे। अगर हम गलत पोस्चर में खड़े हुए हैं, हमारा हर समय तनाव रखा हुआ है शरीर, तो उसमें भी इस वजह से भी ये तनाव की वजह से हेडेक हो सकता है। तो इसमें क्या हमारे कॉजेज हो सकते हैं, तो उसको पढ़े तो देखते हैं हम कि इसमें चिंता, मानसिक तनाव, अत्यधिक मानसिक कार्य यदि किया है, गलत बैठने की मुद्रा, अगर पोस्चर हमारा गलत है, बहुत ज़्यादा हमने एकदम ऐसे तन के बैठे हुए हैं, बिल्कुल सतर्क बैठे हुए, सतर्क अवस्था में रहे हैं, तो पूरी टाइम हमारी मसल्स जो हैं से एक्टिवेट रहती हैं, जिसकी वजह से भी ये हेडेक हो सकता है। बाकी नींद की कमी, लंबे समय तक यदि कंप्यूटर का काम किया है, मोबाइल पे काम किया है या टीवी देखा है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है, क्योंकि आंखें और मस्तिष्क दोनों कनेक्टेड ही हैं, और आंखों की वजह से भी जब थकान हो रही है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो इसमें जो है माइल्ड भी हो सकता है, कम भी उसकी वो तीव्रता हो सकती है, और बहुत अति तीव्र भी हो सकता है ये हेडेक। तो हमें ज़रूरी है कि अपना इसमें भी नियमित अपने दिनचर्या को रखा जाए। यदि कोई कंप्यूटर का काम किया जा रहा है तो बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं हम, ताकि आंखों को भी आराम मिले, हमारी गर्दन को भी आराम मिले, और हमारे मस्तिष्क को भी आराम मिले। तो किसी भी तरीके का कार्य यदि हम कर रहे हैं तो उससे बीच बीच में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर और अपने मन और मस्तिष्क का भी ध्यान रखना है। इसमें सिर के दोनों तरफ दर्द होता है, गर्दन और कंधे में जकड़न सी भी हो जाती है, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं यहाँ से जारी होती हैं, पीछे से हमारे हेड से कनेक्टेड होती हैं, और यदि यहाँ पे हम हर समय तनी हुई मुद्रा में रहते हैं तो ये वहाँ पे एक हेडेक को की समस्या हो सकती है वहाँ पे। अब इसमें मैनेजमेंट में देखेंगे तो विश्राम की तकनीकें हैं। योग निद्रा बहुत फायदेमंद रहती है इसमें। योग और ध्यान प्राणायाम के द्वारा हम बहुत अच्छे से इसको भी प्राकृतिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमें दर्द निवारक दवाएं जो हैं बिल्कुल केवल हमें थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी रिलीफ देती है, मगर यदि हमें स्थायी आराम चाहिए और दवाइयों से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहते हैं, तो प्राकृतिक हम यदि इलाज करते हैं इसका, तो बहुत आसानी से इस सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जब नर्वस सिस्टम है वो हमारी हर समय हमें अलर्ट रखता है। हमारी हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हर कार्य हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरी तरीके से संचालित हो रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है वो। और यदि उसका हम ध्यान रखें तो वो नर्वस सिस्टम हमको भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बिना किसी दर्द के। तो उसका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, बीच बीच में अपने इस तरीके का यदि कार्य कर रहे हैं तो अपना ब्रेक लें, अपने आँखों को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करें। सही बैठने की और उठने की मुद्रा रखें, पर्याप्त आराम रखें। अब आराम भी बहुत ज़्यादा ना हो, मगर सफिशिएंट हो वो आपका रेस्ट। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग इंटरवल्स तक आप आराम ही करे जा रहे हैं, वो भी चीज़ सही नहीं है। तो पूरा आपका बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड रहे। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आपको हेल्प करता है कि अपनी इन समस्याओं से हम मैनेज कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल में सब एक और बड़ी समस्या जो हमारी है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या है उसको पढ़ते हैं हम पहले, और समझने की कोशिश करते हैं पहले कि वो है क्या समस्या। तो एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, दौरे आते हैं। ये क्यों दौरे आते हैं, ये मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होता है। जब हमने पढ़ा था अपना नर्वस सिस्टम को, तो हमने देखा था न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं दूसरे न्यूरॉन से, बीच में साइनेप्स होता है, और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, और मैसेज के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसफर होता है मैसेज। और इसी तरीके से हमारी जो संवेदना है वहाँ से संवेदनी जो
हमारे अंग हैं वहां से ग्रहण की जाती है, और उनको वही जो रिस्पॉन्स है वो इसी तरीके से पास ऑन किया जाता है। तो उसी को पढ़ समझते हुए, उस कंसेप्ट को याद करते हुए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य स्थिति में क्या होता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, आपस में नियंत्रित विद्युत संकेतों द्वारा संचार करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है। एक्सॉन के नीचे टर्मिनल होते हैं और डेंड्राइट्स ऊपर होते हैं, तो जिनके द्वारा संकेत ग्रहण किया जाता है एक न्यूरॉन के द्वारा और दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की गति मिलती है, सोचने की क्षमता, स्मृति, संवेदना, ये जितने भी कार्य हैं हमारे, ये इसी तरीके से न्यूरॉन की जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, उसके द्वारा पूरी तरीके से संचालित होते हैं। अब इसमें एपिलेप्सी क्यों हो गया? क्योंकि इन संकेतों को उत्तेजक और इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित रखते हैं। हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, और दो हमने मेन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे। एक एक्साइटरी होता है जो उत्तेजना करता है, जो एक्टिव होता है आपका, और एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर पढ़ा था जो हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है, गाबा जो है। तो इस तरीके से दोनों आपस में संतुलित तरीके से वर्क करते हैं, जिससे कि मस्तिष्क हमारा एक्टिव भी होता है और शांत भी होता है। मगर एपिलेप्सी में क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हैं, उत्तेजक वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो एपिलेप्सी में न्यूरॉन्स अचानक अत्यधिक और असामान्य विद्युत संकेत उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तेजना प्रदान करने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो अधिक सक्रिय हो गए। तो जब वो अधिक सक्रिय हो गए तो उन्होंने इनहिबिटरी वाले जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर थे उनको दबा दिया, जो हमें शांत करने वाले थे। अब वो इतना ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं कि मस्तिष्क का सामान्य नियंत्रण बिगड़ जाता है। वहां पे मतलब एबनॉर्मल जो हो जाती है, एक्साइटरी ट्रांसमीटर्स की गति हो जाती है तेज, तो जिसको कहा जाता है असामान्य विद्युत संकेत उत्पन्न हो जाते हैं। तो बैलेंस बिगड़ गया वहां पे। अब बैलेंस बिगड़ने की वजह से क्या होता है, दौरे पड़ने लगते हैं, जिसको कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है? कि मस्तिष्क में कोई चोट लगी है, या कोई जेनेटिक कारण हो सकता है, कोई ऐसा वहां पे इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से वहां का बैलेंस बिगड़ गया है ट्रांसमीटर का। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे, प्रोड्यूस होते हैं हमारे जो न्यूरॉन है हमारी बॉडी में। अब वहां पे जब वो एक्टिव वाले जो है, एक्साइटरी वाले न्यूरो ट्रांसमीटर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कोई ऐसा वहां पे बैलेंस की गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब वहां पे स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक मतलब कि जब ब्लड सप्लाई रुक गई या किसी वजह से वहां पे कुछ गड़बड़ी आई है वहां पे, या ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, या कोई जन्मजात दोष है। जन्मजात दोष मतलब वही जेनेटिक कॉज हो गया है जन्म से ही, या फिर कोई ऐसा कारण है कि बच्चे का शुरू से ही कोई प्रॉब्लम है वहां पे। तो अब इसमें सिम्टम्स हमने देखा, दौरे पड़ते हैं इसमें। यहाँ पे व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। शरीर का अनियंत्रित हिलना, मतलब वहां पे जो नियंत्रित खो बैठा, दिमाग ही वहां पे अपने सामान्य गति पे नहीं है। बैलेंस दिमाग से हो रहा है पूरे शरीर का। तो जब दिमाग में ही बैलेंस सही नहीं आ रहा तो शरीर भी नियंत्रण खो बैठता है और हिलने लगता है। व्यक्ति कांपने लगता है, गिर जाता है, उसको बहुत मुंह से झाग, काफी कुछ प्रॉब्लम होती है। बहुत ही सीरियस कंडीशन है ये। तो अच्छा, दौरे के बाद क्या होता है? दौरे के बाद जो व्यक्ति जिसको दौरा आया है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, शांत होता है, मगर उसके बाद उसको बिल्कुल ही कमजोरी महसूस होती है। मतलब कुछ समय तक वो बिल्कुल ही निर्जीव सा पड़ा रहता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि दो तरीके से होते हैं। एक तो जनरलाइज दौरे होते हैं जो पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और एक फोकल दौरे होते हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कई ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, सर्जरी भी की जाती है। अब आजकल जो नया है वो केटोजेनिक डाइट भी दी जाती है। तो इसकी जानकारी हम इसलिए बस ले रहे हैं थोड़ा सा, कि यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है ये बीमारी, तो हो सकता है कि एमसीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस डाइट का क्या मतलब है। तो हमने इसको जानने की कोशिश करी है। केटोजेनिक डाइट आजकल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें क्या होता है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो ये वैसे तो नॉर्मल में क्या होता है कि ब्रेन को जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, सिंपल उसमें आया, तो ग्लूकोज की फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, ब्लड के द्वारा वो ब्रेन तक पहुंचता है। मगर वहाँ की हमें एक्टिविटी को कम करना है,
तो वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ना देकर वसा वाली डाइट दी जाती है। तो ये कीटोन बॉडीज को बनाकर मिर्गी के दौरे को कम करने में मदद करता है। तो ये कुछ स्टडीज हुई हैं और कहा जाता है कि अब ये डाइट लेकर जो बिना मेडिसिन के भी ये कुछ इलाज किए जाते हैं कीटोजेनिक डाइट के द्वारा। फिर वहाँ पे अ, मतलब जैसे नींद ना आना भी एक ट्रिगर बन जाता है दौरे का, तो उसको व्यक्ति को थोड़ा सा नींद की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। शांत वातावरण में रखा जाता है उसको, थोड़ा सा बिल्कुल शांति के उसमें माहौल में रख के भी उसको मैनेज किया जाता है। तो हमने ये तीनों डिजीजेस भी अब कवर कर लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब हमारे सिलेबस में कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमें कवर करना हो। फिर हम रिवीजन करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस को भी लेंगे आज। क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यूज के फॉर्म में थोड़ा सा बनाया है और इसको हम थोड़ा सा टेकअप करते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज का सेशन है, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन में मैंने ये हर चैप्टर से थोड़े से पीवाई क्वेश्चंस बनाए थे एमसीक्यूज के फॉर्म में। चलिए ध्यान देते हैं इन पर और कोशिश करते हैं इनको करने की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस, अच्छा हिंदी में मैंने लिख पाई, तो नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से हम कहते हैं। यदि नर्वस सिस्टम का जो हमारा सेल है उसको किस नाम से कहा जाएगा, वो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, बताइए। नर्वस सिस्टम में हमने सेल पढ़ा है, उसके सेल का नाम, तो वो क्या नाम होगा उसका। बिल्कुल सही, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बोन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। हम्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारा कौन सा सेल जो ब्लड कंपोनेंट है वो जिम्मेदार होता है ब्लड क्लॉटिंग में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। ब्लड का खून का धक्का जमाना किसके द्वारा होता है। देखिए आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन का परिसंचरण करना ब्लड के माध्यम से, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है हमारा, इम्यूनिटी, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का पूरा जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी की है। और प्लेटलेट्स जो है वो क्या करते हैं, खून में धक्का जमाने का कार्य करते हैं। तो जहाँ पे भी कुछ ऐसी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन का जो होता है कार्य वो प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, ये है 7.4। ये एसिडिक भी नहीं होता और एल्कलाइन भी नहीं होता, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक उस पे होता है, स्लाइटली एल्कलाइन उस पे होता है ये। तो 7.4 है इसका आंसर। अभी हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड का फिल्टर कहाँ पे होता है और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। हम्म, किडनी, वेरी गुड, किडनी में ही होगा ब्लड का फिल्टरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कौन सा ब्रेन का पार्ट है जिसको कहा जाता है थिंकिंग ब्रेन, जो सोचने समझने का कार्य करता है ब्रेन में, ऐसा कौन सा पार्ट है। सेरिब्रम है हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है। अभी हम चेक कर लेते हैं आंसर्स को एक बार, मैंने नीचे आंसर की बनाई है, तो सेवेंथ क्वेश्चन को एक बार देख भी लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम में क्या है, जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं
वो सेरिब्रम के द्वारा होते हैं। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी है हमारे शरीर में? पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। पेयर मतलब दो होती हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। तो कुल मिला के 24। वेरी गुड। अब विच स्ट्रक्चर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? लंग से हार्ट तक कौन सी वो है आर्टरी जो लेकर आती है स्वच्छ जो खून है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है? नहीं नहीं, ये हमारी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि लंग्स से लेकर आ रही है हार्ट तक। अभी शरीर में वितरण नहीं हो रहा है, परिसंचरण अभी शरीर का नहीं हुआ है। तो लंग में से लेकर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर हार्ट तक आती है, फिर यहाँ से जब एओर्टा के द्वारा होगा पूरे शरीर में। अब विच ग्लैंड, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी, बिल्कुल सही। अब जो लंग्स है वहां पे गैस एक्सचेंज किस जगह पे होता है? एल्वियोली, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है? तो न्यूट्रिएंट्स हमारे मुख्यतः किस जगह पे एब्जॉर्ब होते हैं? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। जो विलाय क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्शन से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और ब्लड में चले जाते हैं फिर वो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हमारा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री? और सिर्फ वो हार्ट में पाई जाती है। कौन सी ऐसी मसल है? तीन प्रकार की मांसपेशियां हमने पढ़ी हैं, तो इसमें से कौन सी मसल ऐसी है मांसपेशी जो हार्ट में पाई जाती है और इनवॉलेंट्री होती है? कार्डियक मसल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होंगी? पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा उसमें कुल मिला के। तो इसको हम गिन भी सकते हैं, हमने सब याद भी करे हुए हैं सारे वर्टिब्रास कितने हैं कौन से में। तो 33 वर्टिब्रा टोटल होते हैं हमारे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें। विटामिन अभी हमने अच्छा ये पढ़ा नहीं है, ये आगे पढ़ेंगे हम विटामिन में। अब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर क्या होगा हमारा? सेरिब्रम। क्योंकि सेरिब्रम जो है वही हमारा पूरा मेन पार्ट है ब्रेन का, बड़ा पार्ट जो है। ठीक है। 33 वर्टिब्रा हमारे टोटल होते हैं। जब हम गिनती करेंगे अपने सारे वर्टिब्रास की तो 33 आता है। चलिए एक और टेस्ट कर लेते हैं, हमने एक और बनाया है और इससे हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब इसमें क्वेश्चन पहला है, ये वही है क्या, उसी का सिमिलर है? ये तो सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम है। सॉरी। अच्छा अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी विच कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है, क्या होता है आरबीसी में ऐसा? आरबीसी में किसकी वजह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है? हम्म। हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। विच चेम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी?
ये हाँ, इसको मैं ओरिकल वाला जो वर्ड है, थोड़ा सा हिंदी वाला मुझे उसका नहीं आता है, तो मैं पता करके इसको हिंदी में करती हूँ। ओरिकल और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? आलिंद और निलय होता है शायद, तो मुझे कंफर्म नहीं उसका अभी। थोड़ा मुझे हिंदी उसकी अभी कंफर्म नहीं है, इसको नेक्स्ट पे देख लेते हैं। किस क्वेश्चन को? कौन सा हार्ट का, हृदय का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां से पूरे परिसंचरण जो है पूरे शरीर में ब्लड का होगा? तो वो राइट आलिंद है या राइट निलय? कौन सा होगा? वहां से होगा। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। राइट वाले में तो जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, वेना कावा से। अब एओर्टा कहाँ पे है हमारा? एओर्टा वाली धमनी बाई में है ना, लेफ्ट में है ना, तो फिर वहीं से होगा हमारा। अब लेफ्ट आर्ट्रियम है या वेंट्रिकल है, आलिंद है या निलय है? हम्म इसको कंफर्म कर लेते हैं और देख लेते हैं अपनी आंसर की को। वैसे तो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में आया, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है एओर्टा से, फिर एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, फिर उसका आर्च आता है एओर्टा का, और फिर डिसेंडिंग एओर्टा होती है। फिर वहां से पूरे शरीर में परिसंचरण रक्त का होता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा सा इसको हिंदी में कर देंगे। चलिए अभी इसको कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि पूरा आपको ट्रांसलेट करके बता दूं। जब हम पी वाई क्यूज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे। अब सबसे बड़ा जो ग्लैंड है शरीर में वो क्या है? अच्छा ये तो हाँ यही लिखा है। अब यूनिट ऑफ द किडनी, जो किडनी में ऐसी कौन सी वो है पार्ट जो यूरिन फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा था पूरा, उसको याद रखेंगे। हमने कहाँ पढ़ा था यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में? हम्म नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, और देखा था कि वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना? आप देखेंगे विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स, कौन सा जो दिमाग का, मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जिससे बैलेंस और हमारा पोस्चर जो है मेंटेन रहता है? ये हमारा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि आगे चल के हमारी स्पाइनल कॉर्ड में बदल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, उसमें क्या है उसको देखते हैं। जो लाल रक्त वो है सेल्स हमारे लाल वाले, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो जीवन की अवधि है वो कितनी है? ये हमने पढ़ी थी। 120 दिन, वेरी गुड। तो इनकी जो जीवन काल है वो 120 दिन का है। अब नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द, ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो कौन इसका क्या आंसर है हमारा? 33। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गैस चेंज अकर्स इन एल्वियोली, मास्टर ग्लैंड फिर से आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिब्स भी आ गया। अब कौन से रक्त के जो सेल्स हैं, कौन से रक्त के सेल्स हैं जो इन्फेक्शन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित रखते हैं? WBC, बिल्कुल सही। चलिए ये हमारा हो गया, इसको अब मैं बड़े उसमें बना के और PYQ का सेशन करेंगे हम